आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब होता है कंग्रुएंट। सर्वांगसम इंग्लिश में इसको कंग्रुएंट कहते हैं, लेकिन कल हम लोग पढ़े हैं समरूप, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। जैसे अगर इसका नाम ए बी सी हो, इसका नाम देते हैं डी ई एफ। अगर आगे इसमें हम यहाँ देना चाहेंगे तो इसको डी ई एफ तक दे दिए हैं, जी दे देते हैं और इसको दे देते हैं एच। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात के बारे में कहता है। तो पहले लिख लेते हैं दो त्रिभुज जैसे ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इनके वर्गों के, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें कौन कौन होंगे बोलिए, बोलिए ए बी का स्क्वायर बटा में डीई का स्क्वायर। आगे बोलिए, एक तरफ से बोलिए बीसी का स्क्वायर बटा में ई एफ का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बटा में डीएफ का स्क्वायर बराबर एजी का स्क्वायर बटा में डीएच का स्क्वायर। तो इसके बारे में कहा गया कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके लंबों के या माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब दो समरूप त्रिभुज जो है वो और भी तरीके से बनेंगे, एक ही में जो बनेंगे उनके बारे में बताना है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए बी सी, ये रहा आपका डी और ई, ये दोनों त्रिभुज क्या है, बोलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो एक वो है आपका ए बी सी और एक है आपका ए डी ई। इनके बारे में बताइएगा। आपको बताए हैं कि अगर बड़ा वाला उठाए हैं तो हर बार बड़ा वाला ही उठाएंगे। तो इनके बारे में बताइए कौन कौन बराबर होगा, ए बी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए ई बराबर बी सी बटा में डी ई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये सब याद है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में कहा जाता है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, भुजा, कोण, क्षेत्रफल, आकृति, सब के सब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक लाइन लिखिए, उसके बाद इसके बात करते हैं। लिखिए दो त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों कोण आकृति क्षेत्रफल यदि बराबर हो, तो उसे सर्वांगसम कहते हैं, कंग्रुएंट कहते हैं। सर्वांगसम कहते हैं, कंग्रुएंट कहते हैं। ये रहा आपका, अगर मैं इसको ए बी सी कहूं तो एक और इसी के जैसा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब छापने में मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं क्योंकि स्केल से नहीं ना छाप रहा हूं। डी ई एफ एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई चीज उठा करके किसी चीज पर रख देते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये रखा जाना चाहिए। अगर मैं इसको उठा के इस पर रखूं तो एकदम फिट बैठना चाहिए,
इसको उठा करके अगर इस पर रखूं तो एकदम फिट बैठना चाहिए। अब कहता है ना कि ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए याद है तो बताइए, तो क्या क्या चीज से बराबर होगा? एस से बराबर होगा, और बोलिए एस से बराबर होगा, बोलिए ए से बराबर होगा, और एस अब 4 गुना नहीं होगा। कहीं पर आपको दिखाई देगा एस दिखेगा, या वही चीज या एस दिखाई देगा, और एक होता है RHS। तो अब इनके बारे में समझेंगे। एस मतलब साइड, एस का मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, और ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। तो अगर हम अब इनके बारे में बात करें, इनके हिसाब से समझने का प्रयास करें, तो समझने में ही ध्यान रखिएगा। पहला उसने कहा, दूसरा कहा, तीसरा कहा, चौथा कहा। ये कोई खास एग्जाम में सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट थ्योरम आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल आपका किससे आएगा? समरूप से, समरूप से। सर्वांशम से बहुत कम आपको मिलेंगे। इसके बारे में कहीं पर कुछ बुक में देखिएगा ना, वो ASA लिखता है और कहीं पर AAS। कहने का दोनों मतलब है कि दो एंगल और एक कोण अगर दो एंगल और एक साइड अगर बराबर है तो भी वो क्या कहलाएगा? सर्वांशम कहलाएगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहां से। तो उसने कहा, पहली बात तो ये कहा कि तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, और ये भुजा इसके बराबर हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 4। ये कितना होना चाहिए? 7। और ये कितना होना चाहिए? 8। तो उसने तब देखिए क्या बोला उसने? भुजा बराबर, भुजा बराबर, भुजा बराबर। तो एस से ये बराबर हो गया। आगे फिर कहेगा ऐसे ही छाप के, दो त्रिभुज ऐसे ही छापेगा। मेरा छापने में छोटा बड़ा हो सकता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैं स्केल से नहीं छाप रहा हूं, बस इसका ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज पर। अब बोलता है कि दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर है, दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, तो भी वह क्या कहलाएगा? सर्वांशम कहलाएगा। दो भुजा और उनके बीच का कोण, जैसे अगर ये उठाए तो ये वाला बराबर हो जाए, ये उठाए तो ये वाला बराबर हो जाए, और अगर मैं इसको 7 सेंटीमीटर दिया, इसको 8 दिया, तो ये भी क्या है? 7 है, ये भी 8 है। इसको अपनी मर्जी से ये 60 डिग्री दे दिया, ये भी 60 डिग्री दे दिया। अब देखिए तो देखने में लग रहा है ना कि इसके दो भुजा और उनके बीच का कोण क्या है? बराबर है। दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, तो क्या कहलाएगा? सर्वांशम कहलाएगा। तो दो चीज हम लोग देख लिए। तीसरा में क्या कहता है? ऐसे आपको ये भी दिखाई कहीं देगा और कहीं ये भी दिखाई देगा। कुल मिला के ये समझिएगा कि दो भुजा और अगर उनके दो कोण और उनके बीच का भुजा अगर बराबर हो, दो कोण और उनके बीच का भुजा अगर बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वांशम कहेंगे। दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो वह सर्वांशम कहलाएगा। जैसे यहां पर इसको सिर्फ समझिएगा ना, क्योंकि मेन थ्योरम से इससे पूछेगा, कोई खास सवाल बनाएगा नहीं। 9वीं 10वीं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं कि आपसे यहाँ पर उठाएगा और स्टार्ट कर देगा पूछना। थ्योरम वगैरह पूछेगा, बाकी क्वेश्चन जो अगर बनाना चाहेगा तो ध्यान रखेंगे समरूप से ज्यादा वो बनाएगा। तो वो कहता है कि अगर दो कोण, जैसे मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री और 70 डिग्री, और उनके बीच का अगर भुजा बराबर है, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे? इसको सर्वांशम कहेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। अब चौथा नियम के बारे में कहा जाता है। चौथा बोलता है कि RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी किसमें ही होता है? समकोण में। किसमें होता है? समकोण में। तो समकोण त्रिभुज दो छाप लीजिए। एक ये हो गया समकोण, जिसका नाम हो जाएगा ABC। एक और समकोण उठा लीजिए,
DEF। ये तो आपको पता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब उसमें उसने कहा कि राइट एंगल, हाँ राइट एंगल है, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अगर कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो इसका भी कर्ण कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक साइड इक्वल होना चाहिए, एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये वाला, ये चाहिए कोई भी उठा लीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला आपका 9 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। तो सर्वांगसम होने के लिए पहले याद रखिएगा SSS, SAS, ASA या AAS, यानी कुल मिला के 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, और एक RHS। तो पहले ये याद रखिएगा। तो ये आप हमको बोलिएगा ना, सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि पहले उसकी पूरी आकृति बराबर हो, पूरा भुजा बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, उसके पूरे एंगल यानी कोण बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। तो सर्वांगसम अगर हम कहेंगे तो सर्वांगसम के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला बोलिए एस एस एस, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। 2 भुजा और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। 2 कोण और उनके बीच का भुजा बराबर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण और एक भुजा बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग कांग्रुएंट कहते हैं। कल ही आपको एक एग्जांपल, अच्छा कल की बात कर रहा हूं तो एक बात बता देता हूं। कल समरूप त्रिभुज में एक लाइन उसमें हम छोड़ दिए थे, जो अभी हम मेकअप करते रहे हैं। समरूप त्रिभुज में ये बताना हम भूल गए थे कि 2 समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बाकी तो आपको फिगर से जो छापे थे वो तो डायरेक्ट वैसी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब फिगर उस टाइप का रहे लेकिन एंगल अगर चेंज करने लगे तो हमको ध्यान ये रखना होगा। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर इसको 40 कहा था तो ये भी 40 बोला था, ई 70 था, ई 40 है तो ई 40 है, ई 60 है तो ई 60 है, ई 80 है तो ई 80 है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, ई 80 और ई 40, ई 60 और ई 60 और ई 80 और ये 40, ऐसा अगर हो जाता तो हम क्या करते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि समान कोण के सामने के भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समान कोण के सामने के भुजा का अनुपात बराबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, समरूप। कल की बात कर रहे हैं, समरूप त्रिभुज कहेंगे। आज सर्वांगसम है, तीनों भुजा बराबर होगा, सर्वांगसम। 2 भुजा उनके बीच का कोण बराबर होगा, सर्वांगसम। 2 कोण और उनके बीच का भुजा बराबर होगा, सर्वांगसम। समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण और एक भुजा बराबर होगा, क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। तो लगभग हम लोग थ्योरम देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से क्वेश्चन। चलिए मैं हर चीज याद दिलाता जाऊंगा। थ्योरम सब लिखवा दिए हैं, पीछे ही देखना है जा करके। अब देखिएगा ये क्या है ना, 2 भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा की लंबाई दिया हुआ है और इसको मध्य बिंदु बोला। मध्य बिंदु मतलब माध्यिका। माध्यिका का का नाम क्या है, माध्यिका का का नाम है कि शीर्ष से भुजा को मिलाने वाली रेखा इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। लेकिन यहाँ बांटने से हमको लेन देन नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है कि एडी क्या है। ऑप्शन है 7, 6, 9, 11। तो याद करिए, आपको बताया गया था माध्यिका के बारे में, कि माध्यिका के बारे में अब मैं बोल रहा हूं जो लिखवाया हुआ हूं। बोला था कि 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए। फिर से बोलिए, 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए। 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए। तो 2 भुजाओं की जो लंबाई है, जिसका नाम यहाँ AB प्लस AC दिया है, तो 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी 2AD से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यही तो थ्योरम है।
कि दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये है 6 और 8 14। तो 14 को आपको 2AD से कंपेयर करना है। अब आप गौर से देखिए, अगर मैंने यहाँ 7 रखा है AD में, तो 7 गुना के 14 आपस में क्या होंगे? बराबर। बराबर होना चाहिए? नहीं। अगर मैंने 9 रखा तो 9 दूनी 18, ये बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा होना है? नहीं। अगर मैंने इसको रखा तो 11 दूना 22, ये बड़ा हो जाएगा। क्या इसको बड़ा करना है? नहीं, ये बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? दुगना से भी। तो क्या आना चाहिए? 6, क्योंकि अगर मैंने यहाँ रखा 6 तो 6 दूना 12। क्या 14 12 से बड़ा है? तो आपका आंसर होगा 6। दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आंसर आएगा 6। बताने पर अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ घरे रिवीजन करके थ्योरम याद करके आपका काम चल जाएगा। बताने पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये क्या है? क्या है ये? माध्यिका। क्या है ये? माध्यिका। तो 3 माध्यिका और 3 भुजा दिया हुआ है। तो माध्यिका और भुजा के बीच का रिलेशन आपको बताया गया था कि भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो भुजाओं की लंबाई का योग यानी हम क्या करते हैं, देखिए क्या है कि भुजाओं की लंबाई का जो योग है वह माध्यिकाओं की लंबाई के योग से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यानी AB प्लस BC प्लस AC। इस समझाने के लिए आप एग्जाम में इतना मत लिखने लगिएगा, आपको याद होना चाहिए और डायरेक्ट अप्लाई होना चाहिए। आगे बोलता है कि AD प्लस BE, पता है तो बोलते जाइए, BE प्लस C। तो ये तो माध्यिका है। तो हमने कहा कि भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? माध्यिकाओं का योग है। माध्यिकाओं का योग है। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास AB है 6 सेंटीमीटर और AC है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, BC है 8 और ये है 10। तो अगर हम जोड़ेंगे इनको तो 18 और 6 क्या आया? 24 से बड़ी, मतलब 24 है। तो 24 किससे बड़ी है? ऑप्शन के मुताबिक 22 से। तो हमारा आंसर हो गया। अब एग्जाम में क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं, डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई की जरूरत है। डायरेक्ट देखेंगे कि अच्छा भुजा दिया हुआ है, माध्यिका दिया है, माध्यिका जोड़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको करने की जरूरत नहीं है, छाप के देगा। हमको सिर्फ ये देखना था कि थ्योरम में हमें बताया गया है कि भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो भुजा की लंबाई का योग मन में जोड़ लेंगे। 6 और 10 16 हुआ 24। 24 जो है ना वह ऑप्शन में किससे बड़ी है? क्योंकि यहाँ पर किसका योग दिया हुआ है? माध्यिकाओं का। माध्यिकाओं की लंबाई का योग दिया हुआ है। तो देखेंगे कि 24 किससे बड़ी है? ये 24 बराबर है, ये 24 से बड़ी है, ये 24 मतलब ये बड़ी है 24 से। 22 और 24, तो 24 मेरा बड़ा है किससे? 22 से। तो ये किसका योग है? माध्यिकाओं का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी AB प्लस BC प्लस AC जो है ना वह AD प्लस BE प्लस CF से बड़ी होनी चाहिए। यानी भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो 24 हमारा इस ऑप्शन में से जिससे बड़ी दिखाई दे हम उसका आंसर मारेंगे। तो 24 जो है वह इस ऑप्शन में 22 से बड़ी है, तो आंसर मारेंगे ऑप्शन सी। पहले 2-3 चीज रिवीजन कर देता हूं।
भुजा और माध्यिका के बीच में 3 रिलेशन होता है। 3 में 2 रिलेशन आपको लिखवाए थे, दोनों रिवीजन मार के तीसरा लिखवाऊंगा। भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगनी से भी बड़ी होनी चाहिए। तीसरा थ्योरम है कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। लिखिए इसको। भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के, माध्यिका माने मीडियन, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन डी। भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन के अनुसार मेरा ऑप्शन डी, क्योंकि ये वाले को हम भुजा कहते हैं और इस वाले को हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका क्या है? शीर्ष से भुजा के मिलाने वाली लंबाई को या रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। माध्यिका भुजा और शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आगे और भी कुछ है जो अभी हम बताए नहीं है, आगे जब सवाल आएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखें कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन डी। देखिए अभी तुरंत थ्योरम लिखवाए हैं। कोई त्रिभुज हो, इससे कोई लेन देन नहीं हो। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो होते हैं। अब चाहे कोई त्रिभुज है, इससे क्या मतलब है? तो हमने कहा कि भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना, भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। माध्यिका और भुजा के बीच में स्क्वायर के रूप में यही रिलेशन है। अगर सिंपल रिलेशन रहता, सिर्फ योग के बारे में होता, तो भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा, और 2 भुजा के बीच में रिलेशन होता तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी बड़ी होनी चाहिए। और अगर स्क्वायर के रूप में रिलेशन है तो स्क्वायर के रूप में रिलेशन होगा कि भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना आपस में बराबर होते हैं। तो हमसे पूछा गया है माध्यिका के वर्गों का योग, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक पूछा गया है और बाकी चीज हम अप्लाई कर लेंगे। तो भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा के वर्गों का योग यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ के 3 गुना करना है बराबर 4 गुने ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखेंगे तो ये आया 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। तो 4 5 9 और 1 10 कर देते हैं। 8 4 12 2 14 और 1 15, 3 और 1 4। ये आया। अभी 3 गुना करना बाकी है, तो 3 से करेंगे तो 0, 3 5 15, 3 चौका 12 13। तो हमसे तो ये इतना का मतलब मान आया मेरे पास 1350। कितना आया? 1350
बराबर 4 गुने माध्यिकाओं के वर्गों का योग। 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 सते 28, 4 पचे 20, 337.5। इधर वाला नहीं लिखा हूं, इधर वाला क्या है, माध्यिकाओं के वर्गों का योग। तो माध्यिकाओं के वर्गों का योग कितना आएगा, 337.5। कहां से अप्लाई किए, भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनका स्क्वायर करके जोड़ के 3 गुना कर लिए, इनका स्क्वायर का योग पूछिए रहा है, गुना 4 होता है थ्योरम में। 4 से हमने इसको भाग मारा, आंसर आ गया 337.5। यानी माध्यिकाओं के वर्गों के योग जो होगा वो 337.5 होगा।